नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज हम लोग 10 अप्रैल के GS2 के न्यूज देखते हैं। सबसे पहला न्यूज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बारे में। इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करने के अधिकार किसके पास है, स्टेट के पास है कि सेंटर के पास है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके अलावा आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट क्या होता है और इससे रिलेटेड अभी लेटेस्ट न्यूज क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में आपके 9 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है। ठीक है, किस लिए? इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर इसको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। तो एक पिटिशनर ने कहा है कि भाई ये एक्साइज ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट लगा रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग एक्सेट्रा ये रेगुलेट कर पाए। ठीक है, तो सवाल ये आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने कि भाई स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सक्लूसिव कंट्रोल में है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सक्लूसिव कंट्रोल में आता है आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ये डिसाइड करने का काम मिला है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अच्छा, अभी इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बारे में अगर हम थोड़ा समझे, ये बेसिकली आपका ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज नहीं होता। तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल बनते हैं उसमें आप इंडस्ट्रियल अल्कोहल वो नहीं है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल की मदद से एक्चुअली इंडस्ट्रियल अल्कोहल एक प्रकार का रॉ मटेरियल है। कई दूसरे और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो होता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल, और इसका ह्यूमन कंजम्पशन में यूज नहीं होता। तो अब सवाल ये आता है कि इसको रेगुलेट करने का अधिकार आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा अगर ब्रेनस्टॉर्म करें तो कुछ चीजें हमें समझ में आएंगी। अब हमको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझने हैं सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप के बीच में, तो शेड्यूल 7(4) को हमें ध्यान से देखना होगा। तो देखिए आपका स्टेट लिस्ट के एंट्री 8 में एक मेंशन है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स का। अभी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स में वो लिकर आ जाता है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन करने के लिए जो लिकर का इस्तेमाल करते हैं वो तो इसके अंदर आता है। तो उसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जब हम लोग इंडस्ट्रियल अल्कोहल बोलते हैं तो वो तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, तो वो तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। तो यहाँ पे देखिए एंट्री 52 ऑफ यूनियन लिस्ट कहता है लॉज ऑन इंडस्ट्रीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए तो इंडस्ट्रीज के ऊपर लॉ बनाने का कहीं ना कहीं अधिकार आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है भाई इंडस्ट्रियल अल्कोहल आपका इंटॉक्सिकेटिंग लिकर के अंदर नहीं आएगा, तो हम इसके ऊपर लॉ बनाएंगे। अब देखिए एंट्री 33 में आपका कंकरेंट लिस्ट में भी है, दैट इज ट्रेड, कॉमर्स एंड प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो इसके अंतर्गत भी इसको हम लोग रख सकते हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल को। लेकिन इस केस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकता है। लेकिन भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार आपका स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार से इसमें ज्यादा है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लॉ से ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, क्या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया हुआ है ऑलरेडी? तो IRDA एक्ट आपका है, IRDA दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951, इसके ऊपर एक लॉ ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब आपका 1989 में इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर एक आपका जजमेंट भी आया हुआ है। आपके 7 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था, वो एक जजमेंट भी दिया था। ठीक है, और अब ये 9 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पे दोबारा जजमेंट देगा। तो ये जो पुराने जजमेंट में क्या बातें मेंशन्ड है ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात हम लोग करते हैं 1989 की। ये जजमेंट में आपके 7 जजेस बैठे थे और ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। तो इसने कहा कि जो एंट्री 8 है आपका स्टेट लिस्ट में, जिसमें मेंशन्ड है आपका इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, तो इसके अंतर्गत आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल नहीं आता। जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल केवल उतना ही आता है। ठीक है, तो उस पे तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे केवल सेंटर के पास ही आपका टैक्स लगाने का अधिकार है। देखिए ये जो केस है इसका काफी बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर मान लेते हैं कि स्टेट के फेवर में चला गया तो स्टेट का रेवेन्यू देखिए काफी ज्यादा आपका इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो सारे स्टेट्स आपके इस प्रकार के टैक्स लगाएंगे तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन टैक्स लगा किससे रहे? इंडस्ट्री के लोगों पे टैक्स लग रहा है, तो इंडस्ट्री का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा आपका। ये समझ में आया हमें। दूसरी बात, कम से कम कुछ जो भी मिले एक कुछ क्लैरिटी तो मिलेगी कि भाई बार बार आपका स्टेट और सेंटर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आएगा। और ऐसा अगर केस आपका जो भी रिजल्ट आता है फ्यूचर केसेस के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा ये। ठीक है, तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए रेगुलेशन को हार्मोनाइज करना चाहिए, पता होना चाहिए, जैसे कि हमने बताया क्लैरिटी होनी चाहिए, तो ताकि आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है, कि कौन रेगुलेट करेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल अल्कोहल का जो डेफिनेशन है
और इसके अराउंड जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको और ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है, क्लियर करने की जरूरत है। और जो भी लेजिस्लेशन बनता है इसके लिए, जैसे कि IDRA बना है 1951 में, उसको रेगुलर बेसिस पे आपका रिवाइज करने की जरूरत है। तो रेगुलर रिवीजन करने की आवश्यकता होगी ऐसे लॉज को। तो इसके साथ ही ये वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश कर बात करते हैं हम लोग आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसको AFSPA भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 6 महीना, करंट न्यूज में ये है कि 6 महीना एक्सटेंड कर दिया गया है। आपके नागालैंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और अरुणाचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आपका 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है AFSPA को। ठीक है, होता क्या है ये AFSPA? नाम से पता चल रहा है आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स मिलेगी इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, कौन सी पावर्स और कहां पे? जो भी कोई अगर डिस्टर्ब्ड एरिया है जहां पे इंसर्जेंसी और वायलेंस और ऐसे घटनाएं आप ज्यादा देखते हैं, वहां पे आपका AFSPA लगाया जाता है। इसमें आर्म्ड फोर्सेस हो, पुलिस फोर्सेस हो, इनको कुछ स्पेशल पावर्स मिलते हैं, यानी कि ये किसी को भी मार सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं किसी को भी मार देंगे सिटीजन को, कोई भी अगर जैसे कोई मतलब मर्डर करता है या कोई लॉ का कंट्रावेंशन करता है, ठीक है, तो उसको मारा जा सकता है। इसके अलावा अरेस्ट और सर्च करने के लिए कोई भी वारंट की जरूरत नहीं होगी, और आपके कोई भी एक्शन के ऊपर कोई भी आप पे केस नहीं कर सकता। ठीक है, कोई लीगल सूट आप पे नहीं होगा, बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सैंक्शन के कोई भी आप पे कोई भी लीगल सूट नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये तो हो गई बात AFSPA की। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो पहली बार AFSPA लगा था 1958 को, नॉर्थ ईस्ट में पहली बार लगा था। उसके बाद में जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, इन सब एरियाज में भी कुछ टाइम पे तो लगा रहा। ठीक है, अभी देखिए 2015 में पहली बार देखा गया कि त्रिपुरा में आपका AFSPA को रिपेल कर दिया गया। ठीक है, 2018 में मेघालय में रिपेल कर दिया गया, और 2018 में ही आपका अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में, मतलब ये इसका जो इफेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मतलब काफी कम एरियाज में बचा इन अरुणाचल प्रदेश, पूरी तरीके से नहीं हटा, लेकिन कुछ कम एरियाज कर दिए गए। ठीक है, तो ये बात होगी हिस्ट्री। तो AFSPA एक्ट के फेवर में भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लोग फेवर में पॉइंट्स बताते हैं और कुछ लोग अगेंस्ट में भी पॉइंट्स बताते हैं। दोनों पॉइंट्स को देखते हैं। तो जो अगेंस्ट बताते हैं वो कहते हैं ये लॉ काफी ड्रैकोनियन है और सिंबल ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है, अप्रेस कर सकती है आपकी आर्म फोर्सेस जनता को, और कई सारी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं, जो कि बात ठीक भी है। लेकिन जो लोग फेवर करते हैं वो कहते हैं कि भाई देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, मान लिया आतंकवाद हो रहा है, इंसर्जेंसी हो रहा है, उस केस में अगर ऑर्डिनरी लॉ से चलेंगे तो हम इनको संभाल नहीं सकते हैं। तो ऑर्डिनरी लॉज इनएडुकेट हो जाते हैं, ज्यादा स्पेशल पावर की जरूरत होती है। हाँ, तो फेवर वाले कहते हैं हर जगह तो AFSPA नहीं लग रहा, कुछ स्पेशल एरियाज में तो लग रहा है, तो उनको जहां लग रहा है वहां पे इसकी जरूरत है। और जब तक हम लोग थोड़ा सा और फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएंगी उन एरियाज में। और अगर आर्मी की हमें हेल्प चाहिए तो आपको AFSPA की जरूरत तो है ही है, बिना AFSPA के आर्मी से आप हेल्प नहीं ले पाओगे कुछ भी। ठीक है, तो जो फेवर में है वो ये बात कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में AFSPA का लगाना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, तो अब आगे क्या कैसे काम करें। तो पहली बात, जनता में AFSPA लगाना है आप लगाइए, लेकिन जनता में आपका आर्म्ड फोर्सेस के प्रति ट्रस्ट को बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा जो आपका AFSPA लगा रहे हैं वो केस टू केस बेसिस में लगना चाहिए। मतलब कुछ एरियाज में लगे, ऐसा नहीं कि आप पूरे स्टेट में लगा दे रहे हैं। कुछ स्टेट में कुछ स्पेशल एरियाज में ही ये एक्ट लगाना चाहिए, और मतलब केस टू केस बेसिस में आप लिफ्ट करिए या इंपोज करिए बैन ऑन AFSPA। ये नहीं कि एक साथ पूरे स्टेट का हटा लिया, एक साथ पूरे स्टेट में आपने लगा दिया। तो आपके कुछ एरियाज में लगना चाहिए जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा आर्मी को, ब्यूरोक्रेसी को और जो सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको साथ आना चाहिए, ताकि आप डेवलपमेंट कर सकें उस एरिया का। तो ऑब्वियसली ट्रस्ट और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपके गाइडलाइंस है आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, सुप्रीम कोर्ट के, और एक जीवन रेड्डी कमीशन भी आपकी बैठी है इसके ऊपर, तो इनके जो भी गाइडलाइंस है उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करने की भी आवश्यकता है। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने GS2 के टॉपिक्स यहाँ पे फिनिश कर लिए हैं।